सेक्शन नंबर 222। सबसेक्शन 1 के बारे में अब आप समझ गए होंगे कि जनरल बात ये कही गई कि कोई भी कोर्ट अगर मानहानि के अपराध का कॉग्निजेंस लेना चाहती है तो उस मानहानि से जो व्यथित व्यक्ति है, उस मानहानि के अपराध के कारण जो एग्रीव्ड पर्सन है, उस एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ले सकती है। ये बताई गई सबसेक्शन 1 में। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो मैंने अंडरलाइन कराए हैं वर्ड्स उनको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसेक्शन है, और वो है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में क्या बोला गया कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वही कंप्लेंट करेंगे, देन ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेंगे मानहानि और डिफामेशन के ऑफेंसेस का। बट मान लीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, या कोई मिनिस्टर हैं या गवर्नर हैं किसी स्टेट के, अगर उनके अगेंस्ट कोई मानहानि भरा स्टेटमेंट किया गया है, उनके अगेंस्ट कोई डिफामेशन का ऑफेंस किया गया है, तो क्या वो खुद, वो एग्रीव्ड पर्सन जो हुए हैं, क्या वो खुद कंप्लेंट करने आएंगे कोर्ट में, या फिर मेरे भी प्रेसिडेंट हैं वो, आपके भी प्रेसिडेंट हैं? तो अगर किसी प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट हैं, अभी पोस्ट पर प्रेसिडेंट हैं या पोस्ट पर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके अगेंस्ट कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट अगर दिया जाता है, मानहानि भरा कोई कथन किया जाता है, तो क्या मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता उनकी जाकर कोर्ट में? जरूरी है कि वो राष्ट्रपति महोदय ही आए या प्रधानमंत्री महोदय ही आए? तो इस मामले में कानून क्या कहता है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है, तो उसके लिए बनाई गई है सबसेक्शन 2। और देखिए ओपनिंग सेंटेंसेस देखिए, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता। इस संहिता में कुछ भी क्यों ना लिखा गया हो, उसको थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए। इसका मतलब ये है, when any offense falling under section 356 of भारतीय न्याय संहिता 2020 is alleged to have been committed against a person who at the time of such commission is, ये 8 टाइप के यहां पर पर्सन्स बताए गए हैं, और ये कहा गया कि वो ऑफेंस जो सेक्शन 356 का है, इट मींस जो डिफामेशन का है ऑफेंस, मानहानि का अपराध है, वो अगर अपराध ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हुआ है कि जब वो अपराध हुआ तो वो व्यक्ति क्या था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात, he is alleged to have been committed against a person who at the time of such commission, वो व्यक्ति जो भी है, वो व्यक्ति कब देखा जाएगा, उसका पद कब देखेंगे आप, जब वो ऑफेंस हुआ उस समय क्या वो उस पद पर था। जो 8 बातें यहां पर लिखी गई हैं, अगर था उन पद में से किसी पर, तो फिर किसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट? तो लिखा अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो लोक अभियोजक होगा, वो लोक अभियोजक राइटिंग में, लिखित में परिवाद करेगा, तभी जाकर उस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अगर ये 8 लोगों के अगेंस्ट कोई डिफामेशन का अपराध किया गया था, और ये कुछ डिग्नेटरीज हैं जो अपने पद पर थे जिस समय ये स्टेटमेंट जारी किया गया था या जब इसका मानहानि की गई थी, तो कंप्लेनेंट कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है ऐसे मामले में, तो देखिए अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है कि केवल और केवल क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंप्लेनेंट हो सकता है। तो अभी इसका जवाब मैं दूंगा, लास्ट में दूंगा, कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। तो इससे पहले अब देखिए कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी ऐसे मानहानि के ऑफेंसेस का, जो ये 8 टाइप के डिग्निटरीज के अगेंस्ट मानहानि का अपराध किया गया है। तो यहां पर लिखा गया है, देखिए अ कोर्ट ऑफ सेशन, ध्यान दीजिए ऊपर लिखा था सबसेक्शन 1 में, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। इट मींस कि वहां सारी की सारी कोर्ट्स को मना कर दिया गया था कि आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट ना आ जाए। लेकिन सबसेक्शन 2 में एक स्पेसिफिक कोर्ट लिखी है, उस कोर्ट में तो
मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी शामिल है और कोर्ट ऑफ सेशन भी शामिल है, लेकिन यहां पर केवल और केवल सबसेक्शन 2 में लिखा गया अ कोर्ट ऑफ सेशन में, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, कोर्ट ऑफ सेशन को भी अंडरलाइन कर लीजिए, मे को भी अंडरलाइन कर लीजिए। कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। भैया ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी कोर्ट सबसेक्शन 2 में कॉग्निजेंस ले रही है, तो यहां पर आपका जवाब होना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन वर्ड यूज हुआ है मे टेक कॉग्निजेंस, तो क्या शेल माना जाएगा यहां पर कि अ कोर्ट ऑफ सेशन ही केवल कॉग्निजेंस लेगी, क्या ऐसा मीनिंग निकल कर आता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन की तो मर्जी है कि वो कॉग्निजेंस ले सकती है, बट देखिए इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, इस लाइन को आपने समझना है तो इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 193 सीआरपीसी एंड करस्पॉन्डिंग टू 213 बीएनएसएस, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुका। और वहां पर यह लिखा गया है कि जहां जहां पर इस संहिता में एक्सप्रेसली ये लिखा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकते हैं बिना कमिटल के, ऐसा कहीं स्पेशल लिखा गया है, तो फिर उन सेक्शंस को छोड़कर बाकी ऑफेंसेस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन एज ए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक ये केस उनको कमिट ना कर दिया जाए। तो ये जो लाइन लिखी गई यहां पर विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, ये लिखी गई है सेक्शन 193 सीआरपीसी या 213 बीएनएसएस को ध्यान में रखते हुए। अगर ये शब्द नहीं लिखे जाते तो कंट्राडिक्शन हो जाता लॉ में, क्योंकि सेक्शन 213 में तो ये बोला कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस कब लेंगे, जब उनके पास मैजिस्ट्रेट से केस आएगा कमिट होकर, अदरवाइज वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। और इस सबसेक्शन में बोला गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो ये शब्द लिखना जरूरी था कि विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। कमिटल का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जब कंप्लेंट फाइल की गई तो वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, देन इस केस को भेज देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अगर ये केस ट्राइबल बाई, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन ही इस केस का अगर ट्रायल कर सकते हैं, तो ऐसे केस का ट्रायल फिर मैजिस्ट्रेट तो करेंगे नहीं, लेकिन कंप्लेंट तो मैजिस्ट्रेट को ही की जाएगी। तो मैजिस्ट्रेट कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद इस केस को, अब सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हैं सेशन कोर्ट के पास और एक्यूज को ऑर्डर कर देते हैं कि आप अब सेशन कोर्ट के सामने जाकर केस हो जाइए, आगे की कार्यवाही वहां चलेंगी। तो यहां पर यह कहा गया है कि भैया दो बातें, कि एक तो कंप्लेंट होगी किसकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकते हैं चाहे सेक्शन 193 सीआरपीसी या 213 बीएनएसएस में कुछ भी क्यों ना लिखा, क्योंकि यहां पर ये वर्ड्स इसीलिए लिखे गए। अब यहां पर आपको ये कंप्लेंट फिर से अंडरलाइन करनी है। क्यों अंडरलाइन करनी है आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि जब कंप्लेंट की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एच बीएनएसएस में इसकी डेफिनेशन दी गई है कंप्लेंट की, परिवाद की, और वहां पर कहा गया है कि परिवाद तो केवल और केवल मैजिस्ट्रेट को होता है। लेकिन सबसेक्शन 2 में जो कंप्लेंट हो रही है वो किसको हो रही है, वो कोर्ट ऑफ सेशन को हो रही है। तो जो डॉक्यूमेंट, जो कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को एड्रेस ही नहीं हुई एज पर दिस सेक्शन, एज पर दिस डेफिनेशन, वो कंप्लेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो यहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए कोर्ट ऑफ सेशन के सामने वो कंप्लेंट की कैटेगरी में कैसे आ रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। इस डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच बीएनएसएस में जो लिखी कंप्लेंट की डेफिनेशन है उसके साथ में इस कंप्लेंट को पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में कंट्राडिक्शन है। कंप्लेंट तो केवल और केवल मैजिस्ट्रेट साहब को होती है, बट ये सबसेक्शन 2 में कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन को हो रही है। इट मींस यहां जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने परिवाद दिया जा रहा है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में होने वाली कंप्लेंट में फॉल करता ही नहीं। देन फिर इसको कंप्लेंट कैसे कह देंगे? इसका जवाब भी मैं आगे दूंगा, आप इसको अंडरलाइन करके रखिए। अगर आपको पता है तो आप जरूर दीजिएगा इसका जवाब। तो अब ये 8 डिग्निटरीज होंगे कौन कौन, इसको भी थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 नंबर। द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी और अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट employed in connection with the affair of the union or state in respect of his conduct in discharge of his public function। यहां पर ये वर्ड्स को भी आप अंडरलाइन कीजिए, in respect of his conduct in discharge of his public function। जब सेक्शन आपने 197 पढ़ी थी सीआरपीसी की, तब वहां पर वर्ड यूज हुए थे डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, लेकिन यहां पर है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहां जो पब्लिक फंक्शन लिखा है ये वाइडर है वहां लिखी हुई ऑफिशियल ड्यूटी से। तो थोड़ा वर्ड्स पर आप कंसंट्रेट करिए। तो 8 डिग्निटरीज कौन हुए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर जो उपराज्यपाल होते हैं किसी यूनियन टेरिटरी के, यूनियन के मिनिस्टर, संघ के मिनिस्टर, राज्य के मिनिस्टर या यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर, और 8वां है या कोई पब्लिक सर्वेंट। तो यहां सबसेक्शन 2 के साथ आपको सेक्शन 213 बीएनएसएस को भी पढ़ना होगा। तो जो जो बातें मैं अंडरलाइन करा रहा हूं उनको आप अंडरलाइन करते जाइए, तभी आपको सारी बातें समझ आएंगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में क्या है? देखिए कि जब भी कोई कंप्लेंट की जा रही है, देखिए जब सेक्शन 193 बीएनएसएस, सेक्शन 193 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 213 बीएनएसएस को ध्यान में रखते हुए कंप्लेंट की गई थी। इट मींस कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब को की गई थी। तो क्या वहां पर तो कंप्लेंट रिटन में भी हो सकती है, परिवाद रिटन में भी हो सकता था, लिखित में भी, मौखिक रूप से भी हो सकता था। अब वहां पर कुछ कार्यवाही ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट लिखे होते हैं ऑलरेडी। जब वो एक्यूज को सप्लाई किए जाएंगे तो एक्यूज समझ जाएगा कि उसके अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंसेस हैं, क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। उन्हीं सब बातों को कंप्लाई कराने के लिए सबसेक्शन 3 में कुछ बातें लिखी गई हैं। देखिए एवरी कंप्लेंट, ये कंप्लेंट वही है जो सबसेक्शन 2 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की है। तो क्या लिखा है? एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 shall set forth the facts which constitute the offense alleged। क्या क्या लिखा जाएगा उस कंप्लेंट में, ये बात बता रही है। अभी देखिए ये जो सबसेक्शन 3 है ये सबसेक्शन 2 से कनेक्टेड है, सबसेक्शन 1 से कनेक्टेड नहीं है। तो वहां पर बताया जा रहा है सबसेक्शन 3 में कि जब कंप्लेंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो उसमें लिखेंगे क्या? तो वो सभी फैक्ट लिखेंगे, वो सभी तथ्य लिखेंगे जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हो, ऑफेंस बनाते हो। क्योंकि जब आपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज एच पढ़ी तो वहां पर यही लिखा था कि एलिगेशन होना चाहिए किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, चाहे वो नोन है चाहे अननोन है, कि उसने कोई ऑफेंस किया है। जब सेक्शन 210 बीएनएसएस आपने पढ़ा तो वहां पे लिखा था कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं कंप्लेंट पर, लेकिन कंप्लेंट कैसी हो? कंप्लेंट ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। ऐसे तथ्य उसमें परिवाद में लिखे होने चाहिए जो अपराध बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो कंप्लेंट लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि सेल
set forth the facts which constitute the offense alleged. जिसका आरोप लगाया जा रहा है मानहानि के अपराध का, वैसे फैक्ट्स उस कंप्लेंट में होने चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए? द नेचर ऑफ सच ऑफेंस, उस अपराध की प्रकृति भी लिखी होनी चाहिए। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स as are reasonably sufficient to give notice to the accused of the offense alleged to have been committed by him. इनसे अलग, किनसे अलग? वो फैक्ट्स जो अपराध बनाते हैं, उस अपराध की प्रकृति, उसका नेचर, इनसे अलग अगर जरूरी है, रीजनेबली उस परिवाद में लिखना जरूरी है, वो एक्यूज को बताया जाना जरूरी है, तो वो भी लिखे जाएंगे। ये शेल वर्ड है, यानी कंपलसरी है, ये वाली बातें ये करनी ही पड़ेंगी। तो सबसेक्शन 3 बात करती है कि इस कंप्लेंट में क्या क्या लिखा जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 4 अगेन सबसेक्शन 2 से ही कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है सबसेक्शन 2 से? देखिए, अपने आप से आप क्वेश्चन करते जाइए कि सबसेक्शन 2 में लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेंगे, और जब करेंगे, जब वो डिग्निटरीज हैं 8 डिग्निटरीज, उनके अगेंस्ट मानहानि का, डिफामेशन का ऑफेंस हुआ है, तो वो डिग्निटरीज आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक सर्वेंट ऑफ यूनियन, पब्लिक सर्वेंट ऑफ स्टेट। तो भैया क्या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लोक अभियोजक है, वो अपनी मर्जी से ही ऐसे ही जाके कंप्लेंट कर दे कोर्ट ऑफ सेशन को, और कोर्ट ऑफ सेशन उसको एक्सेप्ट कर लें, उस पर कॉग्निजेंस ले लें? यहां पर देखिए दो बातें कि एक तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कंप्लेंट आएगी तो सोर्स तो कंप्लेंट होगा कॉग्निजेंस लेने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट हैं। जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये कंप्लेंट जाएंगी सबसेक्शन 2 की, तो कोर्ट ऑफ सेशन को एटलीस्ट 2 बातें जरूर देखनी। दूसरी दो बातें कौन कौन सी देखनी होंगी? जो सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 में लिखी है। तो सबसेक्शन 4 में देखिए क्या लिखा गया है, और वहां यह बताया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कंप्लेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दीज डिग्निटरीज, उसकी ये ड्यूटी है कि वो पहले प्रीवियस सेंशन लेकर आएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, 2 ही जगह है सिर्फ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन, कंप्लेंट नहीं, पूर्व अनुमति, पूर्व मंजूरी लेकर आएगा कि मैं क्या ऐसी कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कर दूं। अगर वहां से मंजूरी मिल जाएगी, देन ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट कर पाएगा, देन ही कोर्ट ऑफ सेशन उस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस संज्ञान ले पाएंगे। तो सबसेक्शन 4 में देखिए, नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 shall be made by the public prosecutor except with the previous sanction। यहां पहली ही स्टेज पर रोक लगा दी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो पहले आप प्रीवियस सेंशन लेकर आइए, देन ही कंप्लेंट कर पाएंगे। और किसकी प्रीवियस सेंशन होनी चाहिए? तो उसमें 2 क्लॉज हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए प्रीवियस सेंशन, एंड क्लॉज बी बताती है कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। तो यहां केवल ए में कुछ कंडीशंस बता दी गई, क्लॉज ए में, कि ये बातें हैं तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट कर देंगे, और बाकी जो बच गए सारे केस, उसके लिए क्लॉज बी बता दिया और कह दिया जो बाकी सारे केसेस बच गए, वो केसेस का मामला है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेकर आएंगे, देन ही वो कंप्लेंट कर पाएंगे। तो हमें सीखना क्या है यहां पर? केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के मामले में सीखना है, जो बच जाएंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉल करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या लिखा है? प्रीवियस सेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ अ पर्सन। इन केस ऑफ अ पर्सन, ये पर्सन कौन सा है? जिसके अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट किया गया, जिसकी मानहानि की गई है। जब वो व्यक्ति इज और हैज बीन द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और अ मिनिस्टर ऑफ
दैट गवर्नमेंट। क्या होना चाहिए था? जब वो व्यक्ति या तो अभी है गवर्नर स्टेट का, या फिर रह चुका है स्टेट का गवर्नर, या फिर वो मिनिस्टर है स्टेट का, या मिनिस्टर रह चुका है स्टेट का। यहां पर रह चुका है आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए कि आज डेट है सपोज 18/10/2023। आज एक व्यक्ति किसी स्टेट का मिनिस्टर है और आज यहां पर डिफामेटरी स्टेटमेंट दिया गया। तो कंडीशन क्या है कि डिफामेशन कब हुआ होना चाहिए? जब वो व्यक्ति अपने इस पद पर था। स्टेटमेंट तो 18/10 को ये व्यक्ति गवर्नर था या मिनिस्टर था, इसका डिफामेशन किया गया 18/10 को ही किया गया। बट अब ये कंप्लेंट करने जाते हैं मान लो जनवरी 2024 में, मान लो जनवरी 2024 में ये कंप्लेंट करने जाते हैं। लेकिन जब जनवरी 2024 में कंप्लेंट की तब ये गवर्नर नहीं थे, जब ये मिनिस्टर नहीं थे। तो हमें देखना क्या है? ये नहीं देखना कि जब कंप्लेंट की जा रही है तब ही ये अपने उस पद पर होने चाहिए, नहीं। तब अगर उस पद पर नहीं भी है तब भी चलेगा, बट आपको देखना है कि जब डिफामेशन हुआ था तब पद पर जरूर होने चाहिए। तो ये हैज का मतलब है, हैज बीन का मतलब है कि रह चुके हैं गवर्नर, लेकिन जब पद पर थे डिफामेशन तभी हुआ था। अगर अभी भी हैं गवर्नर और डिफामेशन भी पद पर रहते हुए हुआ था तब तो कोई बात ही नहीं है। तो केसेस कौन से हुए कि जब वो स्टेट के गवर्नर हैं या स्टेट के मिनिस्टर हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट कर देंगे, या फिर इसी में in the case of any other public servant employed in connection with the affair of state। तो जैसा कि 8वां पॉइंट लिखा था कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट है जिसका डिफामेशन किया गया, जिसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो उस गवर्नमेंट की, उस स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की प्रीवियस सेंशन लेंगे कंप्लेंट करने से पहले, जिस गवर्नमेंट के अफेयर्स में, जिस गवर्नमेंट के अफेयर्स में एम्प्लॉयड है वो व्यक्ति, जिस गवर्नमेंट के काम में ये व्यक्ति लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन अफेयर्स किसके कर रहा है, किसके काम कर रहा है? वो स्टेट गवर्नमेंट के कर रहा है। देन ऐसी सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट को स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी कंप्लेंट करने से पहले, तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसी कंप्लेंट्स कर पाएंगे। तो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा कि इन डिग्निटरीज के अगेंस्ट अगर डिफामेशन हुआ तो कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट की जा सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा और डायरेक्ट की जा सकती है। पब्लिक कोर्ट ऑफ सेशन ये वेट नहीं करेंगे कि मजिस्ट्रेट से कमिट होकर आएगा मेरे पास तभी कॉग्निजेंस लूंगा। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो ऐसे मैटर्स में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एंड सबसेक्शन 3 ने ये बताया कि उस कंप्लेंट में लिखा क्या जाएगा। सबसेक्शन 4 ने ये बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक कंप्लेंट नहीं करेंगे जब तक या तो यूनियन की या स्टेट की प्रीवियस सेंशन नहीं ले लेंगे ऐसी कंप्लेंट करने के लिए। अगर मैटर्स इनसे अलग है, जो क्लॉज ए में 2 बातें लिखी इन दोनों से हटके चाहे कोई भी और मैटर है, बट वो मैटर सबसेक्शन 2 में जरूर कवर हो रहा था, बट क्लॉज ए की इन दोनों क्लॉजेज में कवर नहीं हो रहा था, देन क्लॉज बी कहती है फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेकर आइए, देन ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेंगे। अब मैंने ये कहा था कि सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 दोनों कंडीशन प्रेसिडेंट हैं, कंप्लेंट करने से पहले इनको चेक किया जाएगा। और अगर मान लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट कर भी दी है तो कोर्ट ऑफ सेशन को ये दोनों बातें चेक करनी होंगी। यहां पर सबसेक्शन 4 का प्रीवियस सेंशन ऑर्डर देखेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर वो ऑर्डर नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अगली बात कि
जब ऑफेंस हुआ उसके कितने दिन तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसी कंप्लेंट कर सकता है, इसके लिए बताता है सबसेक्शन 5। और सबसेक्शन 5 में यह कहा गया कि नो कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये सबसेक्शन 5 कौन सी क्लॉज से रिलेटेड है? सबसेक्शन 2 से, क्योंकि सबसेक्शन 2 में ही कोर्ट ऑफ सेशन की बात हुई है। अदरवाइज सबसेक्शन 1 में तो नो कोर्ट होता केवल, अगर सबसेक्शन 1 से कनेक्टेड होती तो ये। तो नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 unless the complaint is made within 6 months from the date on which the offense is alleged to have been committed। अब कोर्ट ऑफ सेशन को ये कंडीशन लगा दी कि जब आप कॉग्निजेंस लो तो टाइम चेक कर लेना कि जिस डेट पर ये ऑफेंस होना बताया जा रहा है, अभी क्या 6 महीने पूरे तो नहीं हो गए इसको? अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है तो अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर नहीं है कि वो कॉग्निजेंस ले सके। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं कुछ परम्यूटेशन आपको बताता हूं। मान लो कि 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो कोर्ट ऑफ सेशन पे तो कंडीशन लगा दी कि अब आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। और ध्यान देना कि वो जो एक लिमिटेशन होती है कॉग्निजेंस लेने के लिए, टाइम होता है कि मान लो अब 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या इसके टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं कॉग्निजेंस के टाइम को लेने के लिए? तो देखिए एक प्रोविजन है जो सीआरपीसी की अगर बात करें तो 467 से शुरू होकर 473 तक जाते थे, जहां पर लिमिटेशन बताई गई थी, टाइम बताया गया था कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस कब तक ले सकते हैं किसी ऑफेंस का। जो आज की डेट में बात करें तो यही सेक्शन 513 से लेकर 519 तक हो गया। और सेक्शन 473 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 519 बीएनएसएस ये कहती थी कि अगर एक बार टाइम निकल गया है, लिमिटेशन के बाहर चला गया है केस, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कोर्ट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है और फिर कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन वो वाली बातें यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान देना कि ये वो वाली लिमिटेशंस नहीं है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेने से पहले क्या क्या देखेंगे। अगर 6 महीने से ज्यादा का पीरियड हो गया है तो अब कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर टोटल बार है कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, मैं अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके जवाब दीजिए, मैं अगली वीडियो में उनको बताऊंगा। कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकते तो क्या सबसेक्शन 2 में जो बातें लिखी हैं कि कब नहीं ले सकते, कब, देखिए सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है कि कब ले सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस? विदाउट कमिटल, बिना मैजिस्ट्रेट के यहां से आए सीधे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर। अगर 6 महीने निकल गए तो फिर क्या मैजिस्ट्रेट के यहां से आएगा अगर केस, तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं? ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए कि मान लो 6 महीने निकल गए तो सीधे सीधे कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन के यहां तो नहीं हो सकती, तो क्या कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के यहां हो सकती है? और फिर क्योंकि ये ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मैजिस्ट्रेट इसको क्या फिर कमिट कर सकते हैं? और देन क्या मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकते हैं? ये सवाल है जो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बट आपको अगर जवाब समझ में आ रहा है तो आप बताने की कोशिश करिए। लॉ को पढ़ने के लिए ध्यान देना कि जितना लिखा है उतना समझना है, बाकी को फिर छोड़ दो कॉमन बातों पर। जो स्पेशल प्रोविजन है उनको स्पेशल प्रोविजन तक ही रखिए, और अगर कोई बात, कोई सिचुएशन स्पेशल प्रोविजन में कवर नहीं होती है तो उसको फिर जनरल प्रोविजन में ले जाइए। ये लॉ पढ़ने का तरीका है। तो आप ये बात अप्लाई करने के बाद आंसर देने का कोशिश करिएगा। दूसरी बात कि
सबसेक्शन 2 में कंप्लेंट कौन कर रहे थे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जबकि वो एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। और एग्रीव्ड पर्सन की बात कहां होती है? सबसेक्शन 1 में। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो 6 महीने निकल गए, तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो लो का व्यूज अब तो कंप्लेंट कर नहीं सकता, तो क्या सबसेक्शन 1 में कोई एग्रीव्ड पर्सन कर सकता है क्या कंप्लेंट? कोई भी एग्रीव्ड पर्सन हो उस मानहानि के ऑफेंस से, क्या वो सबसेक्शन 1 में कंप्लेंट कर सकता है? अगला क्वेश्चन ये भी आता है, क्या सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 एक दूसरे के अगेंस्ट हैं कि अगर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो गई तो सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगी, और सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगी तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगी? कुछ ऐसा है क्या? तो देखिए इसके लिए सबसेक्शन 6 क्या कहती है। सबसेक्शन 6 में लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कुछ भी लिख गया है। कुछ भी लिख गया है मतलब सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 में कुछ भी लिखा है, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा है। ये shall not affect the right of person against whom the offense is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offense before a magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate to take cognizance of the offense upon such complaint। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, थोड़ा सा माइंड ओपन करके इधर अटेंशन थोड़ी सी आप लोगों की चाहिए। अगर आप इस सब सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उन सब का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। इसमें यह कहा गया है कि ऊपर जितनी भी बातें लिखी गई, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा गया, क्या ये क्लॉज, क्या ये सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से कनेक्टेड है? नथिंग इन दिस सेक्शन, और इस सेक्शन में तो सारी की सारी सबसेक्शन आती हैं, तो क्या ये सबसेक्शन 1 से भी कनेक्टेड है? क्या ये सबसेक्शन 2 से भी कनेक्टेड है, क्योंकि नथिंग इन दिस सेक्शन लिखा है? हाँ है, सबसेक्शन 1 से भी है और सबसेक्शन 2 से। तो भैया सबसेक्शन 1 से किस तरीके से अलग है ये? देखिए सबसेक्शन 1 में किसको कहा गया कि कंप्लेंट किसकी होनी चाहिए? एग्रीव्ड पर्सन की। एग्रीव्ड पर्सन में यह है कि जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के साथ ये ऑफेंस हुआ, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है, जरूरी नहीं है कि वही एग्रीव्ड पर्सन हो। एग्रीव्ड पर्सन कोई और भी हो सकता है। तो क्या दूसरा ही पर्सन यहां पर कंप्लेंट करेगा? एग्रीव्ड पर्सन ही कंप्लेंट करेगा? वो व्यक्ति जिसके साथ ही ये ऑफेंस हुआ वो कंप्लेंट नहीं कर सकता? देन सबसेक्शन 1 के लिए कनेक्टेड है और कहता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है उस व्यक्ति के राइट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, यहां पर कुछ भी लिखा हो। इसका मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है वो व्यक्ति भी अपनी कंप्लेंट कर सकता है सबसेक्शन 1 में। कहां कर सकता है? सबसेक्शन 1 में। और सबसेक्शन 1 में कंप्लेंट करने के लिए ध्यान देना, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं चाहिए। वहां पर लिखा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, इट मींस वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी हो सकती है। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के मामले में ध्यान देना कि कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट कब होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकता है मामला, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने इन्होंने कंप्लेंट दी जिनके साथ ऑफेंस हुआ, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, फॉर्मेलिटीज पूरी की, और क्योंकि ये केस जो डिफामेशन का है ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो देखिए जब जब डिफामेशन ये इन डिग्निटरीज के अगेंस्ट होगा तब तो ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और बाकी किसी के साथ अगेंस्ट, बाकी किसी के अगेंस्ट होता है तो वो फिर ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है। तो मान लो कि डिग्निटरीज में से कोई है, उनके साथ ये ऑफेंस हुआ, अब वो अपनी कंप्लेंट करना चाहते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाना चाहते। तो यहां क्लियर कट लिख दिया है कि ना तो उस व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है उसके राइट पर कोई इफेक्ट डालेगी, और ना ही मैजिस्ट्रेट की पावर पर इफेक्ट डालेगी कोई बात, कि मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं
उनकी पावर पर भी इफेक्ट नहीं डालती है। यहां पर जो सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 में बातें लिखी, अर्थात कि मामला अगर चाहे मैजिस्ट्रेट के सामने शुरू हो सकता है, मामला चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने डायरेक्ट कॉग्निजेंस वहां हो सकता है, बट डायरेक्ट कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन में कराने के लिए सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 कंडीशन प्रेसिडेंट हैं, और सबसेक्शन 2 में लिखी हुई बात कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंप्लेंट ही होनी चाहिए। अगर इनसे बाहर कोई मामला है तो सबसेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट की पावर्स को अफेक्ट नहीं कोई करती है बात यहां पर, और ना ही वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसके राइट्स को, उसके अधिकारों को अफेक्ट नहीं करती है। वो चाहे तो सीधा मैजिस्ट्रेट के यहां पर कंप्लेंट कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन 222 करस्पॉन्डिंग टू 199 सीआरपीसी, 222 बीएनएसएस, इसमें लिखी हुई 6 की 6 सबसेक्शंस, टोटल 6 सबसेक्शंस, ये 6 की 6 सबसेक्शंस में जो बातें लिखी गई आपको समझ आ गई होंगी। इनसे कनेक्टेड जब कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप जरूर करिए। जो मैंने उठाए क्वेश्चंस उनका जवाब मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पर हिट कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, सभी पर आपको डिटेल वीडियो यहां मिलेंगी। आप कुछ भी सर्च मारिए, साथ में लीगल लैंप लिख देंगे यूट्यूब में, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।